यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं आपके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र, और इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह जो आपको नजर आ रहे हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, यानी मेरी दादी माँ, जो आप सबकी दादी माँ होती है वैसी एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 साल से तो मैं उसे जानता हूँ, वैसी वृद्ध व झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी, यानी कि कोई चेंज नहीं आया उसमें। रिंकल्ड यानी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती, वो वैसी की वैसी थी मेरी दादी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि किसी समय ये बहुत युवा थी, बहुत सुंदर थी, और यहाँ तक कि इनके एक पति भी था, ऐसा लोग कहते हैं। बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये तो मेरे लिए हार्ड टू बिलीव यानी विश्वास करना मुश्किल है। अब क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है, वॉट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर, कवि के लिए कौन सी चीज पर विश्वास करना मुश्किल था। ये आंसर आपका यहाँ से चल जाएगा। द थिंग डेट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर वॉज डेट द पीपल सेड वॉट पीपल सेड अबाउट हिज ग्रैंड मदर डेट सी वंस वॉज यंग एंड प्रेटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड। ये चीज़ उसके लिए मुश्किल थी विश्वास करना। इसके बाद में माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चेहरा या पोर्ट्रेट का मतलब आप कह सकते रूप चित्र, वो मेंटल पीस यानी सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के स्थान के ऊपर दीवार का उभरा भाग, बाहर निकला हुआ भाग, अंगीठी कानस जो अंगीठी होती है उसके ऊपर उनका एक चित्र लगा हुआ था मेरे दादाजी का। ही वोर अ बिग टर्बन, ड्राइंग रूम का मतलब तो आप जानते हैं मेहमान कक्ष होता है जो, वहाँ पर मेरे दादाजी का चित्र लगा हुआ था। और ही वोर अ बिग टर्बन एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ, उनके एक बहुत बड़ा साफा बना हुआ था, बांधा हुआ था तथा ढीले ढाले उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बेयर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी दाढ़ी जो उनके सीने के बेस्ट पार्ट यानी बहुत आगे तक लटकी हुई थी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी सीने के काफी हिस्से को घेरे हुए थी। और कम से कम एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, वो कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे कि 100 से कम के तो हो ही नहीं सकते। इनके तो ऐसा नजर आ रहा है इनका चेहरा और पूरा शरीर देखकर। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। अब पहले दादी के लिए कहा था कि वो ऐसा नहीं लग रही थी कि इसके कभी पति रहा होगा, अब दादाजी के लिए कह रहा है कि वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिसके की कोई पत्नी और बच्चे होंगे, ऐसे नजर आ रहे थे वो उसमें पोर्ट्रेट में। यानी दादाजी गुजर चुके हैं, तस्वीर बनी हुई है और दादी अभी मौजूद है। यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था उनके तो कई सारे क्या होंगे, उनके तो नाते पोती पोतियां हो सकते हैं, पत्नी और बच्चे कहाँ से होंगे। As for my grandmothers being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक मेरी दादी माँ का सवाल है, उनके युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ा हलचल पैदा करने वाला है। रिवोल्टिंग यानी अपने आप में विरोधाभास प्रकट करने वाला, बहुत अधिक हलचल मचा देने वाला। ये तो विश्वास करने लायक ही नहीं है। यहाँ तक अभी दादा और दादी
के बारे में ही वर्णन किया जा रहा है। शी often told us the games she used to play as a child। वो हमें अक्सर बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो बच्ची थी ना, लड़की थी, छोटी बच्ची तब खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये बहुत ही जोरदार बात कही है। एब्सोर्ड का मतलब होता है भद्दे, अविवेकपूर्ण, यानी बुरे प्रकार के। ऐसा लगता था ये क्या कर रही है, किसी बातें कर रही है। तो बहुत ज़्यादा एब्सोर्ड का मतलब भद्दे और अनडिग्निफाइड का मतलब अप्रतिष्ठित, असम्मानीय नजर आते थे। और फेबल्स का मतलब कथाएं, गाथाएं, छोटी कहानियाँ। और प्रोपेट्स का मतलब पैगंबर, नई विचारधारा के प्रचारक, सिद्ध पुरुष, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। तो ऐसा लगता था ये तो जब वो मैं बताती थी ना उसके बचपन के खेलों के बारे में, तो ये सब भद्दा, सा तथा असम्मानीय दिखाई पड़ता था और हम उन्हें पैगंबरों की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, जब दादी बचपन में खेल खेला करती थी उन्हें लेखक कैसे ट्रीट करता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप में। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दादी के कद काठी के बारे में क्वेश्चन बनता है। दादी का जो लुक था वो कैसी नजर आती थी, बाहरी उसका जो शरीर का जो बनावट थी कैसी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो शॉर्ट थी, छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी बहुत ज़्यादा, जो डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था, जो सभी तरफ से इधर से उधर जा रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। हमें इस बात में पक्का विश्वास था कि हमेशा वैसी थी जैसा कि हम उनको जानते थे। नोन हर यानी हम जैसा उसे जानते थे हमारी दादी को, वो बिल्कुल वैसी ही थी, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सो ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड डेट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर डेट हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि 20 साल से तो हम उसे देख रहे हैं, वो इससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक बूढ़ी, इससे क्या बूढ़ी होगी, 20 साल से तो वो ऐसी एज में स्टेट यानी टरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। हो सकता है वो कभी सुंदर तो नहीं रही होगी, बिल्कुल भी नहीं लगती, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक बात वो कहता है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो सदैव ही आकर्षक दिखाई देती थी। अब इस जगह आप देखिए लेखक ने क्या बात कही है कि कभी सुंदर नहीं रही होगी लेकिन हमेशा से आकर्षक रही होगी, यानी दादी माँ की बुराई करते हुए भी तारीफ कर दी इस जगह पर। शी hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। यहाँ पर वो बता रहा है उसकी क्या एक्टिविटी थी दादी माँ की। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वह बिल्कुल सफ़ेद यानी बिना दाग धब्बों के कपड़े पहने हुए, अपना एक हाथ अपनी झुकी हुई कमर को संभालते हुए, स्टूप झुकाव, कमर का झुकाव, उसको संभालते हुए कमर पर रखे हुए तथा दूसरे हाथ में पूजा भजन करने की माला फेरते हुए घर में इधर उधर फॉरवर्ड उछल उछल कर चलना, लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी। यानी दादी माँ का जो एक्टिविटी थी, रोजरी का मतलब आपको बता दूं माला होता है, बेड्स यानी मोती मन के जो माला में होते हैं, टेलिंग यानी फेरना होता है, स्टूप यानी झुकाव, बैलेंस यानी संभालना, रेस्टिंग यानी वहाँ पर रखना, वेस्ट का मतलब कमर, ये सब इसके। और होबल्ड का मतलब लंगड़ाना, लंगड़ा लंगड़ा कर चलना, उछल उछल कर चलना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर द पेल पकर्ड फेस। सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर है चांदी जैसे यानी सफ़ेद बाल,
उसके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियां लटें, चोटियों के बाल अव्यवस्थित तरीके से उसके पेल पीले पके हुए झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे। इसी उसका पूरा वर्णन करा है यहाँ पर लेखक। पकड़ पेश का मैंने बता दिया, झुर्रियों वाला यानी पका हुआ चेहरा जो बुढ़ापे में बिल्कुल वैसा हो जाता है, उस तरीके का चेहरा। लॉक्स का बता दिया, बालों की चोटियाँ, और पकड़ यानी झुर्रियों वाला, ऐसा उसका चेहरा था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, उसके होंठ कंटिन्यू, कॉन्स्टेंट यानी लगातार, मूड चलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल यानी जिसे दूसरा न सुन सके, प्रेयर यानी प्रार्थना, ऐसी आवाज़, बिल्कुल धीमे आवाज़ में भगवान का नाम लेती रहती थी। इस प्रकार से वो अपना कार्य करती रहती थी दादी माँ। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पर लेखक फिर तारीफ कर रहा है, वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर यानी चित्र के समान थी। शुद्ध सफेद पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। अब यहाँ पर ये जो आपका थोड़ा टिपिकल वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ। लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, और सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, और एक्सपेंस का मतलब तो आप जानते होंगे फैलाव। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, एक्सपेंस का मतलब होता है यहाँ पर अभी आपको बताया फैलाव यानी दूर तक फैला हुआ। ब्रीदिंग पीस यानी कि शांति का सांस लेना, शांति से सांस लेना। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि। इसी में आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मेरे माता पिता हमें छोड़कर चले गए शहर में रहने के लिए, और हम कॉन्स्टेंट यानी लगातार साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो सुबह मुझे जल्दी जगा देती, स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो उसकी जो मॉर्निंग प्रेयर थी यानी जो सुबह की प्रार्थना थी, इन अ मोनोटोनस यानी कि बोरिंग, यानी बिल्कुल बोर कर दे इंसान को, उबाऊ सिंग सॉन्ग लय में गाती थी। जब वो मुझे बातचीत यानी नहलाती थी तो ऐसा लगता था कि कैसी नीरस आवाज़ में गा रही है, गाने की लय भी ऐसी थी कि अच्छी नहीं लगती थी, मतलब वो जो गाने का उसका था। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती, इन द होप, इस आशा में कि मैं उसको सुनूंगा और गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे कंठस्थ याद कर लूँगा, याद हो जाएगी मुझे। आई लिसनड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लेखक को उसकी दादी माँ का जो मॉर्निंग प्रेयर थी वो पसंद नहीं था, फिर भी उसे क्यों सुनता था, ध्यान देना। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। ये चीज़ अंडरलाइन कर लो। मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी की वॉइस पसंद थी, आवाज़ से लव करता था, प्रेम था मुझे मॉर्निंग प्रेयर से नहीं। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी बोदर्ड यानी केयर नहीं की, चिंता नहीं की कि मैं इसको लर्न कर लूँ, सीख लूँ। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। इसके बाद वो क्या करती कि मेरे लिए लकड़ी की तख्ती, जिसे कि उन्होंने पहले से ही धो दिया रखा था और पांडु मिट्टी से पोत दिया था, पीली मिट्टी से, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम पेन लाती, उन सभी को एक बंडल में बांधती और मेरे हाथों में दे देती। आफ्टर, इसके बाद में वो क्या करती है, आफ्टर ब्रेकफास्ट ओपर थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। She carried several stale chapatis with her for the village dogs
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दादी माँ जो साथ में रोटी क्यों लेकर जाया करती थी, तो गांव के कुत्तों के लिए लेकर जाया करती थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रेकफास्ट के बाद में जो थिक ब्रेकफास्ट में लेखक को क्या मिलता था, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए इस जगह पर कि दादी माँ को उसको क्या देती थी। थोड़ा सा मक्खन, घी लगी हुई और उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी एक चपाती का नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियाँ भी ले जाती थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब यहाँ पर भी छोटा क्वेश्चन है, हर लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मेरी दादी और हम दोनों स्कूल जाते थे। प्रश्न पूछेगा वो आपसे, दादी माँ स्कूल क्यों जाती थी। अब जिस बच्चे को डीप स्टडी पता नहीं वो नहीं बता सकता दादी माँ स्कूल थोड़ी जाएगी, वो तो मंदिर जाएगी। यही तो बात है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि स्कूल था वो टेम्पल से अटैच में था। अब यह कहें कि टेम्पल में स्कूल था, दोनों बिल्कुल सटे हुए थे, दोनों पास पास थे। इसलिए दादी माँ मंदिर जाएगी तो मंदिर के पास ही स्कूल था। तो पुजारी जी क्या करते थे, हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान देते थे, यानी कि वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जो बच्चे होते थे जितने समय तक बरामदे के प्रत्येक तरफ कतारों में बैठे हुए बच्चे वर्णमाला के अक्षरों का सामूहिक रूप से जोर जोर से चीख कर प्रार्थना को गा गा कर बोलते रहते थे। मेरी माँ अंदर की ओर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स का ध्यान रखना, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनको बोलते हैं, हम जो हमारी होली बुक्स होती हैं उनको बोलते हैं। इसके बाद में दादी माँ अंदर पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता, दादी माँ की प्रार्थना पूरी हो जाती, हमारा स्कूल पूरा हो जाता, हम वापस साथ साथ आते। इस बार गांव के कुत्ते जो होते थे मंदिर के दरवाजे पर ही मिलते। वो हमारे पीछे पीछे आते, यानी कि जो रोटियां लेकर जाते थे उनके लिए चपाती लेकर जाते थे, तो वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते। हम उनके लिए चपातियाँ डालते, फेंकते थे, उनके लिए आपस में एक दूसरे पर गुर्राते, ग्राउलिंग यानी गुर्राना था, एक दूसरे लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे चलते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम के साथ शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। कंफर्टेबली सेटल्ड का मतलब होता है आराम से बस गए, सेंट फॉर यानी बुलावा, भेजना। डेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। दादी माँ और लेखक के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो यहाँ पर यह आंसर आ रहा है कि जब वो शहर चले गए। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी, क्योंकि वहाँ आपको पता है गांव में मंदिर था। शहरों के स्कूल में मंदिर नहीं हुआ करते, स्कूल भी दूर हुआ करते हैं। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और वो तो बस में जाता था, तो वहाँ दादी कैसे साथ जा सकती थी। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ कोई कुत्ते भी नहीं थे जिनके लिए वो रोटियाँ लेकर जाती, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी हो गई दादी माँ के लिए।
वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे और उन्होंने शहर के मकान के आंगन में चिड़ियाओं को चुग्गा खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको तो कुछ डालना था, कुछ धर्म करना था, तो कुत्ते नहीं है, उनको रोटियां नहीं डाल पाई। तो यहाँ पे स्पेरो जो गोरैया चिड़ियाएँ होती हैं उनके लिए वो क्या करने लग गई, उनको दाना डालने लग गई, रोटी के टुकड़े डालने लग गई। अब आगे बढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय निकलता गया, वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे को बहुत कम मिलते थे, एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी वो मुझे जगा देती थी कुछ समय तक और स्कूल जाने के लिए मुझे कहीं तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। अब यहाँ वापस ध्यान देना इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जब लेखक उसे बताएगा ये पढ़ाया गया, तब दादी का रिएक्शन आएगा। इसका क्वेश्चन बनता है कि वो मुझसे पूछती थी क्या पढ़ाया रे, तुझे क्या पढ़ाते हैं यहाँ इंग्लिश स्कूल में, मुझे भी बता। और यहाँ पर आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड etc। मैं उसको बताता कि दादी जब पूछती तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और जो वेस्टर्न साइंस पाश्चात्य विज्ञान तथा ज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता कि हमें तो ये पढ़ाते हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाते हैं। कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, आदि बातें बताता था। दादी माँ सोचती क्या पढ़ाते हैं, कोई धर्म की बात तो पढ़ाते नहीं है। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब ये क्वेश्चन है, दादी माँ लेखक की किस बात से, स्कूल से रिलेटेड या किस बात से दुखी हो जाती थी, क्यों हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। ये भी एक दुख था उसे, ये भी परेशानी थी, वो मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये चीज़ें उसके समझ से अलग थी। ये क्या पढ़ाते हैं, ये तो बात ही अलग हो गई। वो तो वहाँ धार्मिक चीज़ें पढ़ाते थे, वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी, इससे भी वो दुखी रहती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। आगे ना बात, ये विषय ध्यान दें यहाँ पर कि ये क्या है, वो बड़ी दुखी रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे हमें सिखाते थे उन बातों में वो विश्वास नहीं करती थी, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी कि क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे स्कूल में, बिलीव नहीं करती थी। और इससे वो बड़ी डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी। डिस्ट्रेस्ड हो जाना, मुसीबत में हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, बड़ी परेशान हो जाती थी कि यहाँ पर भगवान गॉड से रिलेटेड कोई टीचिंग नहीं है, स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। वन डे आई अनाउंस डेट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने स्पष्ट बता दिया कि हमें संगीत की शिक्षा दी गई, म्यूजिक भी पढ़ाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए कि म्यूजिक के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। इससे तो सुनकर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बहुत घबरा गई, बड़ी परेशान हो गई। टू हर, अंडरलाइन कर लीजिए इस जगह से दादी माँ के क्या विचार थे। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके लिए तो संगीत एक संबंध दुष्टता व कामुकता से था। ल्यूड एसोसिएशन यानी कि कामुकता से था इसका संबंध, दुष्ट कामी व्यक्तियों से। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर द जेंटल फॉक। इस पर तो केवल वेश्याओं, हार्लोट्स वेश्याओं और बेगर्स भिखारियों का ही एकाधिकार था, यानी ये उनके काम है, वेश्याओं के, भिखारियों के। और ये जो हम जेंटल फोक हैं, जो भद्र आदमी है, सभ्य आदमी हैं, उनका काम नहीं है नाचना गाना बजाना का काम अपना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं था। ये क्या सिखाने लगे। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी शांति, उसकी चुप्पी ने, उसके चुप रहने ने इसे असहमति, डिसअप्रूवल, अस्वीकृति दी थी। और इसके बाद तो उसको बहुत बुरा लगा। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर डेट। इसके बाद मुझसे
बहुत ही कम बातचीत की, क्योंकि दादी माँ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ही वहाँ क्या पढ़ाते हैं ऐसा, जो उसको पसंद नहीं आया तो फिर मुझसे बात करना है उसने बंद कर दिया। तो पहले पार्ट में हम आज इतना सीखेंगे, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।